अब देखो सर, बीएसएनएल का कोई शेयर तो आता नहीं है, पर बीएसएनएल एक तरीके का 3 ऑपरेटरों के लिए कंपटीटर है, यानी कि कंपटीशन पैदा करने वाला बीएसएनएल अब बन रहा है। तभी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना हरी मिर्च को खाने से मिर्चा लगती है और जिसको उसके गुण नहीं पता उसके लिए तो मिर्चा है। करेला खाने से कड़वा होता है, अब जिसको उसके गुण नहीं पता वो तो खाएगा ही नहीं, पर जिसको उसके गुण की बात बताऊंगा। मैंने आपको कहा था कि जिस कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा होती है, या तो वो लालचवश बढ़ जाती है या उनको पता नहीं होता कि आगे जाके चीज़ें कैसे होंगी। वो धीरे धीरे चीज़ों को हमारी और लॉस में बदल देता है, और जब वो बढ़त आती है तो हमारे लॉस कवर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमने समय पर एवरेज नहीं किया। मैं किसी भी शेयर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, बीएसएनएल जो है उसने एक खाका बताया है, यानी कि अपनी जो 4G साइट है उसे बढ़ाने का, आगे की 5G के विस्तार के लिए, और कितना रुपया वो इन चीज़ों में खर्च करेगा। अब देखो सर, बीएसएनएल का कोई शेयर तो आता नहीं है, पर बीएसएनएल एक तरीके का 3 ऑपरेटरों के लिए कंपटीटर है, यानी कि कंपटीशन पैदा करने वाला बीएसएनएल अब बन रहा है। जहां वोडाफोन आइडिया को चाहिए बहुत पैसा, और वहां बीएसएनएल जो एक सरकारी कंपनी है, और सरकार तो उसकी तरफ उसे अच्छा करने, ज्योतिराज सिंधिया जी बीएसएनएल को बहुत मजबूत करने के लिए आगे देख रहे हैं। इससे जियो एयरटेल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला कि अगर बीएसएनएल तेजी के साथ आए, पर कुछ इफेक्ट जो है वोडाफोन आइडिया में पड़ सकता है ना। देखो सर, ये तो देखने की नीतियाँ होती हैं। कुछ लोगों को टारगेट वाली वीडियो अच्छी लगती हैं, और कुछ लोगों को समझने वाली वीडियो अच्छी लगती हैं, और अधिकतर मैं आपको बताऊं कि जहां आप चीज़ों को समझते गए तभी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना हरी मिर्च को खाने से मिर्चा लगती है और जिसको उसके गुण नहीं पता उसके लिए तो मिर्चा है। करेला खाने से कड़वा होता है, अब जिसको उसके गुण नहीं पता वो तो खाएगा ही नहीं, पर जिसको उसके गुण पता उसे कड़वा भी अच्छा लग रहा है। तो पहले कहानियाँ होती हैं, उस कहानी को समझना पड़ता है, और मेरी वीडियो का माध्यम वही है। न्यूज़ आना, उसकी एक कहानी बनानी, और वो दिमाग में छप जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर वोडाफोन आइडिया की तरफ अगर ध्यान ज़्यादा नहीं गया तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया टेंशन की वीडियो के साथ भी आगे बढ़ सकता है। एक जो दृष्टि घुमा रही है, देखो सोचना तो सबके लिए बनता है, वो है कि 49% की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार की है, और बीएसएनएल कौन सी कंपनी है? सरकारी कंपनी है। बाई चांस आगे जाकर वोडाफोन आइडिया, जो पहले कुमार मंगलम बिरला ने कहा था सरकार को आप ही रख लो, ऐसे ही रख लो, उस पर इतना कर्जा था, और बाई चांस इतना कर्जा ना उतार पाई, चीज़ें सही नहीं हो पाई, तो क्या पता फिर बीएसएनएल से चीज़ें मर्ज हो जाए, है ना। तो बीएसएनएल की एक्टिविटी पर हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। पटेल इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में उसने साल दर साल प्रॉफिट, रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी करी, पर वो इतना अच्छा रिजल्ट रेवेन्यू के हिसाब से नहीं देखने को मिला। इसमें कहानी कौन सी है? कहानी तो इसके पास जो 14-15 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक है, एक्चुअली इतना होगी, और उसके लिए एक विज़न दिख रहा है कि हाँ, इतनी ऑर्डर बुक के साथ कंपनी आगे बढ़ सकती है, और 65% हाइड्रो पावर की तरफ जो इसकी क्षमता है वो भी एक दृष्टि दिखाता है कि आगे जाकर कुछ भला हो सकता है। इसके साथ ही एक नाम जुड़ रहा है, विजय केडिया साहब, जो 1.01% की हिस्सेदारी लेके बैठे हैं। क्या वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे तो क्या होगा? न्यूज आएगी। क्या वो घटाएंगे? घटाएंगे तो क्या होगा? न्यूज आएगी। दोनों में ही घटने में नेगेटिव और बढ़ने में पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। सारी नीतियों को समझेंगे और बात करेंगे आर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अनिल अंबानी को बचा रही थी कंपनियां, अब वो भी टेंशन में। क्यों? क्योंकि इनके पुराने आरकॉम वाले मामले उछल रहे हैं, 10 साल पुराने वाले, और अभी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने चार्जशीट कर दी, दर्ज कर ली है। तो क्या कर रहा है ये? आर पावर, आर इंफ्रा, अनिल अंबानी के ऊपर निगेटिव असर डाल रहा है। छोटी सी एक बात बताऊंगा,
मैंने आपको कहा था कि जिस कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा होती है या तो वो लालचवश बढ़ जाती है या उनको पता नहीं होता कि आगे जाके चीज़ें कैसे होंगी। एक चीज़ समझो कि छोटी कंपनी भी अच्छी है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी कंपनी भी अच्छी है। अब दोनों में इस चीज़ें देखो कि अगर दोनों में बेकार है तो फिर दोनों ही कंपनी बेकार है, यानी कि दोनों तरह की कंपनी, छोटी और बड़ी। तो निगेटिव को ज़्यादा पकड़ कर चलो, और जब आपको किसी चीज़ में निगेटिव लग जाए तो उससे 10 कदम पीछे आपको होना पड़ेगा। आप इस सोच पर ज़िंदगी नहीं बिता सकते कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा तो फिर एंट्री कर लेना, बचाव हो जाएगा। तो ये सोच कर बनाकर चलो। देखो सर, 2024 में हर एक कंपनी ने हाई लगाए थे। मकसद यही था कि बीजेपी की जो एक बड़ी चीज़ें चल रही थी कि इनकी सीट बहुत अच्छी तरीके से आएगी तो कहीं ज़्यादा लाभ हमें सबको मिल सकता, पर वैसा हुआ नहीं। रिजल्ट वाले दिन ही ताबड़तोड़ गिरावटें आ गई। दूसरी इस चीज़ से आप समझो कि जो अच्छी कंपनियां हैं वो भी गिरी हैं। अच्छी कंपनी में भी लोगों का लॉस है। मैं छोटी पेनी स्टॉक टेंशन वाली कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नाम बता रहा हूँ एवरेज का। बड़े लोग भी एवरेज करते हैं और हम जैसे भी एवरेज करते हैं, पर कहीं कहीं हम हट जाते हैं एवरेज करने से। नहीं, छोड़ देता हूँ, बाद में देखा जाएगा। अब वो बाद में देखा जाता है ना, वो धीरे धीरे चीज़ों को हमारी और लॉस में बदल देता है, और जब वो बढ़त आती है तो हमारे लॉस कवर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमने समय पर एवरेज नहीं किया। मैं किसी भी शेयर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। देख लेना कि जो भी 2024 से होल्डिंग लेकर बैठा होगा, अच्छी कंपनी में बता रहा हूँ, अगर वो निरंतर एवरेज करता तो आज उसका शेयर प्रॉफिट में होता। तो कहीं ना कहीं एक नाम है एवरेज का, तभी तो दिया गया है कि अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में कुछ चीज़ें कर ली और कारणवश वो चीज़ें गिर गई तो वहाँ एक नाम बैठ रहा है एवरेज का, और वो एवरेज अगर निरंतर आप करते तो कहीं ना कहीं आज कुछ चीज़ें अच्छी हरियाली होती। तो यानी कि कुछ गलतियाँ हमारी भी है कि हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं बिना एवरेज करके। तो आज से एक प्रण लो कि अगर आप एवरेज कर सकते हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उन कंपनियों के बारे में नहीं बता रहा हूँ जो ईडी, सीबीआई, पेनी स्टॉक, ये नहीं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ भी गिर जाती हैं। तभी तो नाम है ना एक एवरेज का। तो एक एवरेज की ना एक कहानी समझ कर चलो, ये आपको उभारती है अगर आप उस हद तक उसे समझ जाएं कि ये बहुत ज़रूरी है, और फ्यूचर अगर आप समझ जाएं। थोड़ा सा आपको ये बताना था, जैसे मैंने आपको कहा कि पब्लिक जो है ज़्यादा फंसती है। चाहे आप जेपी एसोसिएट देख लो और कुछ ग्रुप देख लो जो डिलिस्ट हो गए हैं, उसमें अधिकतर आपको पब्लिक मिलेगी। ऐसा क्या जादू है कि बाद में पब्लिक ही ज़्यादा फंस जाती है? तो यानी कि बिन सोचे समझे खरीदना और अंधा होकर उसको होल्ड करना, चाहे उसमें जितनी निगेटिव चीज़ें आ रही हों। तो सर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर 75% की पब्लिक हो गई है। प्रमोटर, एफआईज, डीआईज, गवर्नमेंट से ज़्यादा 75% पब्लिक है। और मैंने कहा था कि पब्लिक हर एक अमीर नहीं होती। अब ये 75 या इससे पहले कुछ पब्लिक होंगी, इनको नहीं पता था कि 10 साल पुराने वाले मामले फिर से जागेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें देख रहे थे बढ़ते हुए क्रम में। क्योंकि शेयर, अब आपको पता है, ये 400 के हाई थे तो बढ़ रहा था एक शेयर। उस वक्त कोई भी न्यूज़ ऐसी ईडी सीबीआई वाली नहीं थी, पर मसले थे कि हाँ इसने, आरकोम ने ऐसे किया था पहले, पर आपको नहीं पता था वो कब निकल जाएंगे। तो क्या हुआ? निकले तो क्या हुआ? शेयर कहाँ पहुँच गया। कितना लोगों का इसके अंदर लॉस हो रहा होगा, क्योंकि 75% इसमें पब्लिक है। मैंने आपको एक थिंक मतलब विचार बताए थे, सोचने के तरीके बताए थे। सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक ही देख कर चलो कि वो हो क्या रहा है उसके अंदर। अब रिलायंस पावर की अगर मैं बात करूँ, रिजल्ट इसने अच्छा दिया है और इसके ऊपर भी वही प्रॉब्लम है। 58.57%, यानी यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा पब्लिक है। तो ये पब्लिक कैसे अमीर हो जाएगी? और उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लमें जो अभी आगे मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, सीबीआई, ईडी, जब तक के शांत नहीं होती तब तक के टेंशन बनी रहेगी, है ना। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, अच्छा रिजल्ट आ गया जी, आगे अच्छा रिजल्ट आ गया, ये हो गया जी, वो हो गया जी। भाई इसमें दिमाग लगाने खरीद, भैया उसकी स्टोरी समझो आप। देखो सर, 1886 करोड़ की जून 2025, यानी काम अभी भी आर पावर कर रहा है।
सेल की थी और 45 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। साल दर साल सेल 1956 करोड़ जो 2026 में रह गई 1 क्वार्टर में, यानी बढ़ी है। और 65 करोड़ का प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा है। ये वही कंपनी है जो ईडी सीबीआई के मसलों से इनके मालिक झेल रहे हैं और उसकी वजह से इनके शेयर टूटे हैं। पर काम क्या है? काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने कहा ना, यहाँ काम भी कोई वैल्यू नहीं रखेगी, क्योंकि जब मालिकों के ऊपर चीज़ें पुरानी कंपनियों की होंगी तो वो टेंशन का विषय है। तो ये कहानी है। अब एक न्यूज़ निकल कर और आई है, ईडी ने फंड डाइवर्जन के 2 मामलों में अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ पीएमएलए चार्जशीट फाइल की, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से। इनकी फ्रॉड की नीति के साथ इस ग्रुप की कंपनियों के साथ जो भी चीज़ें की गई हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से, यानी कि जो भी धन है उसको अलग अलग कंपनियों में दिखा दिया और किसी तरीके से भी कमाया पर उसे अलग अलग चीज़ों में कर दिया, तो एक तरीके का ये उल्लंघन हो गया मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जो 2002 में बनाया गया था ना, तो इसके अंदर ये चीज़ें हुई हैं, ये आप समझकर चलें। ईडी की जांच में पाया गया कि मंजूर किए गए आखिरी इस्तेमाल के बजाय पहले की घरेलू और विदेशी देनदारियों को चुकाने, रोटेट करने और एवरग्रीन करने के लिए नई क्रेडिट सुविधाओं को बार बार धोखाधड़ी से इस्तेमाल किया गया है। और लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो ईडी ने कहा कि ऋण की राशि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल जैसी समूह को डाइवर्ट कर दी गई थी, यानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल को डाइवर्ट कर दी थी कुछ अलग तरीके की धन, जो एक मनी लॉन्ड्रिंग के स्थितियों के साथ आता है। अपराध से हुई कमाई लगभग 40,185 करोड़ आकी गई। अपराध, जब किसी बड़े ग्रुप की स्थितियों के साथ ये अपराध वर्ड लग जाता है, ये सबसे निगेटिव होता है। अपराध मतलब एक गुनाह। उसके तहत अगर 40,185 करोड़ की चीज़ें आकी गई और ईडी ने अभी तक 8,078 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, यानी 40,185 करोड़ और जब्त होने की स्थिति के साथ आप देख सकते हैं। तो इतना बड़ा मामला है, ये आप समझकर चल सकते हैं ना। ये सारी चीज़ें ऐसे आप पढ़ लेना ना। तो यहाँ से जब तक के मामले सही नहीं होंगे टेंशन बनेगी। और दोनों की आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक के हिसाब से भी देखकर चल सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा मुझे आपको ये बताना था। देखो सर, पटेल इंजीनियरिंग जो एक भारी इंजीनियरिंग वर्क करती है और जिसका 65% जल विद्युत की स्थितियों के साथ काम है और बड़े बड़े टनल अलग अलग स्थितियाँ भी कंपनियाँ वर्क करती हैं, तो एक छोटी मोटी काम कंपनी नहीं करती, यानी कि अपनी ग्रोथ के हिसाब से कंपनी कर रही है। पर यही वो कंपनी है जहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग लेते हैं नीचे के वक्त और ऊपर बेच देते हैं। इससे पहले भी काफ़ी ऊपर की तरफ ये शेयर था, जहाँ फिर कुछ चीज़ें हो गई थी तो फिर नीचे की तरफ आ गया। तो ऐसे शेयरों के अंदर आपको मौके का फ़ायदे वाली स्थितियाँ हैं, क्योंकि हर एक मौके का फ़ायदा इससे उठा रहा है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। पटेल इंजीनियरिंग Q1 रिजल्ट नेट प्रॉफिट 22% बढ़ा, यानी प्रॉफिट कंपनी ने 22% बढ़ा दिया। रेवेन्यू 4% बढ़ा, जो मुझे लगता है ज़्यादा नहीं बढ़ा है जिस हिसाब से इनकी ऑर्डर बुक है। तो मुझे लगता नहीं कि इतना अच्छा रिजल्ट है इनको। भैया कम से कम 10-20% इनकी अगर रेवेन्यू बढ़ता तो बेस्ट और हो सकता था। वो आगे हो जाएगा क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक काफ़ी है। देखो, कंपनी ने जून तिमाही में 98.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो इससे पहले करीब 80.9 करोड़ से 21.8% ज़्यादा, यानी कि प्रॉफिट में कंपनी ने बढ़ोतरी कर दी। और कंपनी का जहां पिछले क्वार्टर में 1233 करोड़ रुपए का रेवेन्यू थी, अब 3.9% बढ़कर 1281 करोड़ रुपए हो गई है, जो इतना ज़्यादा सुधार नहीं है। वैसे सुधार तो हुआ है पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि कंपनी बहुत बेहतर चीज़ें कर गई हो, है ना। तो ये हमें ये भी देखना पड़ता है। देखो, 14,636 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, लगभग जून के लास्ट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और ऑर्डर बुक के साथ साथ जिससे कंपनी को भविष्य के राजस्व यानी भविष्य के रेवेन्यू पर दृढ़ता मिलती है, यानी कि कंपनी आगे अपने पैसा कमाएगी, क्योंकि ये भारत के बुनियादी ढांचे क्षेत्र में परियोजना को निष्पादित करती है। एमडी कविता सिरवाइकर ने की तिमाही ने अनुशासित परियोजना निष्पादन और लागत प्रबंधन के लाभों को प्रतिबंध किया।
देखो सर, सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो इसके जो एमडी बड़े आश्वस्त हैं कि आगे के लिए कंपनी जो वर्क पावर प्रोजेक्ट पर कर रही है, हाइड्रो पावर कर रही है, उसके अंदर कंपनी बढ़ोतरी की तरफ ही आगे जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में आप पढ़ लेना, यहाँ पर इनकी 2000 मेगावाट की एनएचपीसी के साथ टाई अप हुआ है काम करने के लिए, जो 250 मेगावाट की 8 वहाँ पर निर्माणाधीन हाइड्रो पावर की प्लांट चल रहे हैं, जिसमें से लगभग 4 को चालू होने से साथ साथ 1000 मेगावाट ऑपरेशन कैपेसिटी तक पहुँच गई है। तो यानी कि यहाँ से 8 में से 4 जो है कंपनी ने उसमें काम अपना कर दिया है पटेंगे। तो ये एक बेस्ट चीज़ें बताई जा रही है। दूसरी तरफ अभी मैंने आपको बताया कंक्रीट के लिए भी काफ़ी अच्छा वर्क है, वो भी पूरा हो गया, आगे के लिए बेहतर स्थितियाँ बनती है। और कवार हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम के लिए भी कंक्रीट का जो भी चीज़ें वो कंपनी कर रही है, ये भी बेस्ट चीज़ है। दूसरा, इसने भूटान के तरफ जो 1125 मेगावाट के प्रोजेक्ट पकड़े थे, एमडी अब ये कह रहे हैं कि खास तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है और कंपनी ने भूटान में लगभग 1125 मेगावाट की जो इनका कंस्ट्रक्शन वर्क था उसे शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि पटेल जी अब सिर्फ भारत के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर निर्भर नहीं है, बल्कि भूटान जैसे पड़ोसी देश में भी हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम कर रही है। तो यहाँ से आपको इस चीज़ दिख रही है कि रिजल्ट कंपनी का चलो ये है कि बेहतर ही है, पर और बेहतर होगा जब इसके पास 14,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक पेंडिंग है, और भी ऑर्डर देखो जैसे मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और पटेल इंजीनियरिंग जो भूटान में 1125 मेगावाट की अपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट पकड़ा है, उसमें भी इसने काम स्टार्ट कर दिया है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, वो कभी भी हो सकती है, उसे हमेशा लिख कर चलना। विजय केडिया साहब अपनी होल्डिंग के साथ क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, सबसे पहले आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। तो ये है कि अभी हमें पटेल इंजीनियरिंग के पास फ्यूचर जो है इसके ऑर्डर बुक के साथ दिख रहा है, तो और वेट करने की स्थिति इसके अंदर है। देखो सर, वोडाफोन आइडिया को चाहिए पैसा, वोडाफोन आइडिया को 5G बढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए उसको पैसा चाहिए। जहां वो 45,000 करोड़ की कैपेक्स की भी चीज़ें कर रहा है, बातचीत कर रहा है, अलग अलग नीतियों के साथ वो सारी चीज़ें कर रहा है। प्रमोटर भी हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी राहत दी जा रही है और 49% की हिस्सेदारी इसके अंदर लेकर बैठी है। और दूसरा मामला एक अभी निकल कर आया था, जहाँ पर स्पेक्ट्रम शुल्क की जो स्थिति मैंने आपको बताई थी, वो दोबारा से जो सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें हुई, वो भी इसके लिए एक नेगेटिव था। मैं बीएसएनएल के साथ क्यों जोड़ रहा हूँ? देखो सर, सबसे पहले तो 49% की शेयर सरकार की है, और बीएसएनएल कौन सी कंपनी, वो भी सरकारी है। अब बीएसएनएल भी उसी चीज़ पर वर्क कर रहा है जो वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल कर रहे हैं। अगर तीसरा चौथा खिलाड़ी तीसरे से बेहतर निकल जाए तो आप उसे क्या समझेंगे? यानी कि तीसरे खिलाड़ी का काम कम होना, और उसका काम इसलिए उसको पैसे की काफ़ी ज़रूरत है। बीएसएनएल ने 2 लाख 4G साइट जोड़ने और 5G शुरू करने के लिए 77,000 करोड़ कैपेक्स का प्रस्ताव रखा। एक छोटी न्यूज़ उनके लिए है जो सिर्फ बीएसएनएल को बीएसएनएल देख रहे हैं, पर ये बड़ी न्यूज़ उनके लिए है जो 3 ऑपरेटर के साथ इसके कंपटीटर को देख रहे हैं, कंपटीशन को देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ 2 लाख तो 4G साइट और फिर 5G, और वोडाफोन आइडिया क्या कर रहा है? 5G के साथ अपनी जद्दोजहद के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए, देखो सर, ये अच्छा करेगी तो वोडाफोन आइडिया भी अच्छा उसको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेगी तो आप वो चीज़ें समझ सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो ये जो 5 साल करीब में लगभग बीएसएनएल जो सतत कैपेक्स का प्रस्ताव रखा है, इसका मतलब 2 लाख अतिरिक्त 4G साइट लगाना और चुनिंदा ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में 5G शुरू करना है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क का विस्तार करके और अच्छी योजना के साथ पैसा इन्वेस्टमेंट करने की स्थितियाँ कौन है, बीएसएनएल बता रहा है। देखो, सरकार ने फरवरी, ये आप समझना, सरकार ने फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार बीएसएनएल ने पहले ही 1 लाख स्वदेशी 4G साइट्स का ऑर्डर दिया था। फरवरी 2026 की न्यूज़ बता रहा हूँ। 15 जनवरी 2026 तक 97,672 साइट लगा चुकी थी, और उसके बाद 1 लाख की स्थिति आपके सामने देखने को मिली, और 95,511 ऑन एयर थी। इन उपकरणों को तकनीकी रूप से 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। देखो सर, जो भी उपकरण साइटें 4G पे वर्क बीएसएनएल ने किए,
सबसे बड़ी बात समझो, वो 4G से 5G में अपग्रेड, यानी कि और कुछ टेंशन की स्थिति नहीं, उन्हें ही 5G में बदला जा सकता है। तो ये एक स्थिति दिखा रहा है कि BSNL अगर 5G ले आया तो कितनी जल्दी वो सब चीज़ों को कवर कर लेगा, है ना। तो ये न्यूज़ भी कुछ कह रही है, उसे आपको समझना है। सबसे पहले खुद का बचाओ, दूसरों की बातें खरीदने बेचने वाली कम। पैसा आपका है, दूसरे उसे किस तरीके से आपको गुमराह करके कर देंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए जो आपको दिखता है उसको 1000 बार सोचे कि क्या मुझे दिख रहा है वो सही है, या कोई मुझे बता रहा है वो भी सही है या गलत है। इसका आंकलन जब आप करेंगे, मैं यकीन कहता हूँ आप भले बहुत करोड़पति, लखपति या हजारपति ना बने, पर मज़ा बहुत आएगा शेयर बाजार के अंदर काम करने का, क्योंकि आप उस साइकोलॉजी को समझ जाएंगे जो षड्यंत्र बाजार में बनते हैं, समझ रहे। तो एक सबक लो कि जो सबसे ज़्यादा पब्लिक जिसकी तरफ बढ़ रही है उसमें कुछ लोग कमाते हैं, उसमें कुछ लोग गवाते हैं, है ना। तो किसी को तो पता नहीं था आर पावर, आर इंफ्रा में ये चीज़ें हो जाएंगी, हो गई तो क्या हुआ, पब्लिक कितनी हो गई अब इसमें। सब जगह से आपको खुद को बचाना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।